विवाह एक प्रेम कथा। जब से पुनर्विवाह की बात चली है, अजीत की विचित्र मनःस्थिति है, शादी करे या ना करे। लेकिन जब से जयश्री को देखकर आए हैं, विवाह न करने का विचार ही बदल गया है। अभी 1 साल ही बीते हैं पत्नी सुरभा के देहांत को। उस समय तो दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब पत्नी की जगह किसी को न देंगे। लेकिन जयश्री की सुंदरता देखने के बाद उनका दृढ़ निश्चय डगमगाने लगा है। उस पर उन लोगों ने शादी के लिए हाँ भी भर दी है। अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है। सोचा प्रोफेसर त्रिपाठी की सलाह ली जाए। करीबी मित्र होने के साथ ही वे समझदार, सुलझे हुए व आदर्शवादी इंसान भी हैं। यार बड़ी दुविधा में हूँ, दोबारा विवाह करूँ या ना करूँ? बड़ी झिझक के साथ अजीत ने पूछा। दोबारा नहीं अजीत, तिवारा। अपनी बालिका वधू को क्यों भूल जाते हो? और मैं कहता हूँ फिर से शादी करने से तो अच्छा है अपनी बालिका वधू को ही ले आओ। भली लड़की है, तुमने त्याग कर दिया तो बेचारे भाइयों की चाकरी करते हुए जीवन व्यतीत कर रही है। कभी तो उसकी भी सुध लो। अजीत खींच गए। बेवजह त्रिपाठी की सलाह लेने आ गए। इन्होंने तो बातों को और भी उलझा दिया। अब उस पागल को घर ले आऊं जिसका चेहरा तक ना देखा कभी, जिससे सालों पहले ही नाता तोड़ चुका हूँ। जानकी नाम था उसका। अजीत यही कोई 17-16 साल के थे। पढ़ना लिखना चाहते थे, लेकिन परिवार के बाल विवाह की परंपरा के बलि चढ़ गए। बाबूजी के दबाव के चलते ना कहते हुए भी जानकी से विवाह करना पड़ा। क्योंकि जानकी अभी 12-13 साल की ही थी, इसलिए गौना 5 साल के बाद होना तय हुआ। अजीत खुश हुआ कि बाबूजी ने जानकी नाम का जो फंदा गले में डाला था, 5 साल तक उससे पीछा छूटा। वो जी जान से पढ़ाई में जुट गए। इसी बीच अजीत के बाबूजी का देहांत हो गया। माँ तो पहले ही चल बसी थी। बाबूजी ही कभी कभार जानकी की सुध लेते थे, पर उनके देहांत के बाद तो अजीत ने जैसे उसे भुला ही दिया। 5 साल बाद जब जानकी के पिता ने गौने की बात छेड़ी तो अजीत अभी नहीं कहकर बात टाल गए। इधर पढ़ लिख कर वो प्रोफेसर बन गए। दिखावा पसंद तो वे थे ही। प्रोफेसर बनने के बाद अनपढ़ गंवार जानकी उन्हें अपनी गृहस्थी के लिए अनुपयुक्त लगने लगी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ऐसी गंवार पत्नी को वो घर नहीं लाएंगे। और फिर कई लड़कियों को देखने के बाद उन्होंने सुलभा को अपनी पत्नी के रूप में चुना। अमीर घराने की सुलभा की सुंदरता, शिक्षा और रहन सहन के तरीकों को देखकर अजीत आनंदित हो गए। ये बात और है कि सुलभा ने कभी गृहस्थी का कारभार न संभाला। सारे काम के लिए उन्होंने नौकर लगवा दिए और वह खुद बन संवर कर दिन भर घर में बैठी रहती। लेकिन अजीत को कोई शिकायत नहीं थी। इधर जानकी के बारे में कभी कभार सुनाई दे जाता कि उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। वो दिन भर बस पूजा पाठ, घर के कामकाज में व्यतीत रहती है। किसी से मिलना जुलना नहीं, उठना बैठना नहीं। लेकिन अजीत पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं होता था। वो तो बस सलीकेदार पत्नी सुलभा को पाकर मग्न थे। लेकिन उनकी खुशियों को शायद जानकी की ही आह लग गई। पिछले साल सुलभा को ऐसा बुखार हुआ कि वह ठीक ही नहीं हो पाई। उसके देहांत के बाद एक बार फिर अजीत अकेले रह गए। घर में 2 नौकरों के साथ 1 साल तक सब कुछ यूं ही चलता रहा। लेकिन फिर लोगों ने सलाह देनी शुरू कर दी कि अभी उम्र ही क्या है, युवा के लिए जीवन थोड़ी ही बीतेगा, शादी कर लो, तुम्हें आसरा भी मिल जाएगा और वंश बढ़ाने के लिए कुल दीपक भी तो चाहिए। और ये लोगों की सलाह का ही नतीजा है कि दोबारा विवाह का जिक्र होने लगा है। खैर, अजीत दिखावेबाज भले ही हो, लेकिन बुरे इंसान नहीं है। उनके दूसरे दोस्तों ने भी उन्हें यही सलाह दिया कि जानकी को ही वापस बुला लिया जाए। अजीत ने सोचा कोशिश करने में बुराई नहीं है। वैसे तो स्वाभिमानी जानकी वापस आएगी नहीं, और आई भी तो ऐसा सख्त व्यवहार करूँगा उससे कि 4 दिनों में ही भाग जाएगी। यही ठीक रहेगा। दोस्तों के बीच अच्छा भी बन जाएगा और मानसिक संतुलन खो चुकी जानकी के साथ निभाना भी नहीं पड़ेगा। अजीत स्वयं नहीं गए, बल्कि अपने नौकर को भेज दिया जानकी को लाने के लिए, ये सोचकर कि नौकर को देखकर शायद ही जानकी ना लौटे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
शाम को जब अजीत कॉलेज से लौटे तो एक स्त्री पानी के गिलास के साथ हाजिर हो गई। अजीत अचंभित थे। चाय बनाओ, कुछ नाश्ता करेंगे? वैसे नाश्ता तैयार है, स्त्री की आवाज़ सुनकर अजीत चेते, लेकिन कुछ भी न बोलते बना। मैं जानकी हूँ, शायद आपने पहचाना नहीं मुझे। हाँ हाँ ठीक है, आवाज़ थोड़ी सख्त कर ली अजीत ने, जैसा कि उन्होंने पूर्व योजना बना रखी थी। मुझे नाश्ता वास्ता नहीं करना, तो चाय ही पी लें, थकान दूर हो जाएगी, कहकर बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए जानकी रसोई की ओर मुड़ गई। अजीत दंग थे। सुलभा जब तक जीवित रही, कॉलेज से लौटने पर कभी पानी का गिलास तक लेकर खड़ी न हुई, न ही कभी चाय नाश्ता पूछा। उसके रहते ये जिम्मेदारी नौकरों ने ही पूरी की। तभी जानकी चाय ले आई। अजीत चाय पीकर तरोताज़ा हो गए, लेकिन घर पर अधिक समय वे नहीं बिताना चाहते थे। जानकी उन्हें फांसने के फिराक में है और वो उसे और मौका नहीं देना चाहते थे, इसलिए फौरन निकल गए। देर रात घर लौटे तो जानकी सोफे पर बैठे इंतजार कर रही थी। देखते ही बोली, हाथ मुंह धो लो, खाना लगा देती हूँ। क्यों, नौकर नहीं है क्या घर में? मैं उनसे खाना मंगवा लूँगा, तुम्हें तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं। पति को खाना परोसने में कौन सी तकलीफ़, ऐसे संस्कार नहीं मेरे। वैसे भी इतने पूजा पाठ के बाद आपकी सेवा करने का मौका मिला है, उसे गंवाना नहीं चाहती। अजीत से कुछ कहते ही नहीं बना। घर में इस तरह का संस्कार देखने का उन्हें कभी सौभाग्य ही नहीं मिला। माँ बचपन में गुजर गई थी और पत्नी सुलभा को तो अपने बनाव श्रृंगार से ही फुर्सत नहीं मिली। वो हाथ मुंह धोकर खाने बैठ गए। पहली बार किसी ने प्यार से अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया था, वरना तो बचपन से लेकर अब तक नौकरों के हाथ का बना खाना ही खाया था उन्होंने, और उस प्यार की मिठास वो खाने के स्वाद में स्पष्ट महसूस कर रहे थे। लेकिन तारीफ नहीं की उन्होंने, वे चाहते ही नहीं थे। कहीं जानकी ये न समझ बैठे कि उनका नाता जुड़ रहा है। वे चुपचाप खाना खाकर सोने चले गए। सुबह भी बिना से कुछ कहे जल्दी ही निकल गए, ताकि उस पतिव्रता से सामना न हो। लेकिन एक बात वो महसूस कर रहे थे कि दिन भर उनके दिलो दिमाग से नहीं हटे, बल्कि चक्कर काटती रही। कॉलेज से छूटने के बाद मित्र मंडली के साथ चौकड़ी जमाने की तो उनकी पुरानी आदत थी, लेकिन आज तो उनका घर जाने का मन ही नहीं हो रहा था। एक अजनबी स्त्री के रहते घर में जाना ठीक नहीं लग रहा था। अजीब सी उलझन थी मन में। वो पत्नी के सारे अधिकार जमाने की कोशिश कर रही थी और ये बिल्कुल ही भूल चुके थे कि उससे कभी उन्होंने ब्याह किया था। लेकिन देर रात ही सही, उन्होंने घर तो लौटना ही था। घर लौटे तो फिर जानकी प्रतीक्षार्थ मिली। मैंने कहा था ना तुमसे कि मेरी चौकड़ी को नौकर में है घर में, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। नौकरों को मैंने छुट्टी दे दी है, मुझसे बिना पूछे। मैं आपकी पत्नी हूँ, निर्णय लेने का अधिकार है मुझे। अब मैं आ गई हूँ तो नौकरों की क्या ज़रूरत है? अजीत खिंच गए। ये तो बेवजह अधिकार जता रही है और घर में घुसपैठ करने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन बोलते हुए कुछ भी ना बना उनसे। रात भर सो भी नहीं पाए ठीक से, इसलिए सुबह जल्दी उठकर भागने की योजना आज विफल हो गई। सुबह सुबह जानकी से सामना तो होना ही था। वो चाय का ट्रे लेकर बेडरूम में चली आई। अजीत तो बेचारे अपने कपड़ों को संभालने में लग गए। तुम यहाँ क्यों आई? चाय देने। और मैं क्या आपके कमरे में नहीं आ सकती? बड़ी ढीठ है ये तो। हर रोज़ एक नए अधिकार के दावे के साथ मेरे जीवन में प्रवेश के लिए प्रयासरत। ठीक है, चाय रख दो, मैं पी लूँगा। आप मुझसे नज़र चुरा कर क्यों बात करते हैं? इतनी बुरी शक्ल तो नहीं मेरी। सुबह देख लो तो दिन भर पानी न मिले, कहते हुए खिलखिलाकर हंस दी वो और बाहर चली गई। पहली बार अजीत ने जानकी को नज़र उठा के देखा था। जैसा सोचकर उन्होंने जानकी का परित्याग किया था, वो वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। सुंदरता में सुलभा से 19 नहीं थी, नहीं उसकी रहन सहन, वेश लिकार। हाँ, उसने सुलभा की तरह मेकअप नहीं थोपा, लेकिन उसकी सादगी में एक अलग सी ही बात थी। लेकिन अगले ही पल अजीत को लगा कि वो ये सब क्यों सोच रहे हैं, उन्हें क्या मतलब, वो चाहे जैसी दिखे।
चाय पीकर वे नीचे उतरे तो घर एकदम बदला बदला सा लगा उन्हें। पूरा घर अगरबत्ती की खुशबू से महक रहा था। शायद अभी अभी जानकी पूजा करके उठी है। अजीत के नीचे आते ही प्रसाद की थाली लेकर जानकी हाजिर हो गई, पर अजीत को इन सब में रुचि नहीं थी। मैं कभी पूजा पाठ नहीं करता और न ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। पिता के देहांत के बाद इस घर में कभी पूजा पाठ नहीं हुई। बेहतर होगा कि तुम अपनी नौटंकी इस घर में न चलाओ और न ही इस घर को अपने अनुसार चलाने का प्रयास करो। अजीत ने जानबूझकर बड़ी सख्ती से ये बात कही थी, लेकिन जानकी के चेहरे पर उन्हें कोई रोष नज़र नहीं आया। मैं अपने अनुसार घर चलाने का प्रयास नहीं कर रही हूँ। हाँ, लेकिन जब से इस घर में हूँ पूजा पाठ का अपना नियम नहीं बदलूँगी। बरसों पूजा करके ही तो आपको पाया है। अब अगर पूजा छोड़ दूँगी तो ईश्वर समझेंगे कि मैं स्वार्थी हूँ। काम बन गया तो उन्हें भूल बैठे। अजीत फिर अचंभित। जिस स्त्री का उसके पति ने अकारण ही परित्याग कर दिया हो, उस पति के लिए व्रत, उपवास, पूजा पाठ कोई स्त्री कैसे कर सकती है और किस विश्वास के बल पर? शायद जानकी ने अजीत के मन की बात पढ़ ली थी। मुझे विश्वास था बुरा नहीं कर सकते, जन्म जन्मांतर टूटता है। भला इतना विश्वास एक व्यक्ति पर जिसे परखने का मौका ही नहीं मिला कभी? नहीं, सब बकवास है। मुझे फांसने और आकर्षित करने की कुशल चाल, लेकिन मैं इसकी बातों में आने वाला नहीं हूँ। यूं ही 1 महीने कब बीत गए अजीत को पता ही न चला, लेकिन इस दौरान वे महसूस करने लगे थे कि जानकी की उपस्थिति अब उन्हें बुरा नहीं लगती। सच पूछो तो घर क्या होता है, रिश्ते किस तरह जिए और सहेजे जाते हैं, ये उन्हें जानकी के इस घर में आने के बाद ही पता चला। उसकी हर बात का, हर हरकत का न चाहते हुए भी वो सुलभा से तुलना करते और इस तुलना में जानकी हमेशा सुलभा को पछाड़ देती। लेकिन वो ये बात जानकी पर जाहिर करना नहीं चाहते थे। वो तो बात बात पर कड़वी बातें कहने, उसका अपमान करने का कोई मौका नहीं चूकते थे। लेकिन जानकी हर हाल में शांत बैठी रहती, बस चुपचाप जिम्मेदारियां निभाते हुए। कोई अपेक्षा नहीं, कोई सपने नहीं। शायद पति के घर में जगह मिल जाने के बाद उसका कोई सामना शेष ही नहीं बचा था। लेकिन इसी बीच एक घटना घट गई। अजीत अपने बेडरूम में सोए थे। आधी रात बीत चुकी थी कि बिस्तर पर किसी के हाथ का स्पर्श पाकर वो हड़बड़ाकर उठ गए। ये जानकी का हाथ था। बस उन्होंने न आगे देखा न पीछे, बस बरस पड़े उस पर। शर्म नहीं आई? तुम्हें आधी रात को एक पुरुष के कमरे में यूँ प्रवेश करते? अब तक जो करती आई हो तुम, उसे मैं अनदेखा करता रहा। मुझ पर, मेरे घर पर जबरन अधिकार जमाती आई, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तुम मेरे शरीर पर भी अधिकार जताने की योजना बनाने लगी हो। जब मैं तुम्हें पत्नी मानता ही नहीं तो क्यों मेरे गले पड़ी हो? छी, मैं तो सोचता था कि तुम शरीफ और संस्कारी स्त्री हो। जानकी की आंखें भर आई, लेकिन वो एक शब्द न बोली, फौरन कमरे से निकल गई। सुबह अजीत की आंखें खुली तो उसे लगा कि आज तो चाय भी नसीब हो गई। रात को इतना कुछ सुनने के बाद शायद जानकी मुंह फुलाए बैठी हो, लेकिन नीचे उतरे तो डाइनिंग टेबल पर चाय नाश्ता तैयार मिला। हाँ, रोज की तरह जानकी का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर नहीं आया उन्हें। वो बेचैनी से यहाँ वहाँ देखने लगी, लेकिन जानकी नजर नहीं आई। अब उन्हें लग रहा था कि शायद रात को वो कुछ ज़्यादा ही कह गए थे। उन्हें इस तरह प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर अगले पल सोचा, बोल दिया तो बोल दिया। अब इतनी सी बात के लिए माफ़ी थोड़े ही मांगूंगा। उस दिन अजीत कॉलेज चले गए, पर पढ़ाने में उनका मन बिल्कुल भी नहीं लगा। पहली बार जानकी का अपमान करके उन्हें इतना बुरा लग रहा था। काफ़ी सोच विचार के बाद आखिरकार उन्होंने तय किया कि जानकी से जाकर कह दूंगा कि गलती हो गई। रात को अचानक नींद खुल जाने की हड़बड़ाहट में अनाप शनाप बोल गया, लेकिन आवाज़ थोड़ा सख्त ही रखूँगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। कैसे बात करनी है, क्या करना है, पूरे स्क्रिप्ट की पूरे दिन में कई बार रिहर्सल करने के बाद शाम को जब वे घर लौटे तो रोजाना की तरह जानकी उन्हें पानी के गिलास के साथ नज़र नहीं आई। उन्हें थोड़ी बेचैनी हुई। 1-1.5 महीने से उन्हें आते ही जानकी को देखने की आदत सी पड़ गई थी।
तभी नौकर गोपाल पानी लेकर आ गया। अरे तुम कब आए? मालकिन ने बुलावा भेजा, कहा कि वो जा रही हैं, इसलिए आपका ख्याल रखने के लिए मैं आज ही आ जाऊं। और हाँ, आपके लिए एक पत्र छोड़ गई है। अच्छा तुम जाओ, एक कप चाय बना लाओ। गोपाल को भेजकर अजीत फौरन पढ़ने बैठ गया। क्या संबोधन दूँ तुम्हें? समझ ही नहीं पा रहे, इसलिए बिना संबोधन के ही पत्र शुरू कर रही हूँ। जानती हूँ तुम खुश होगी आज मेरे जाने से, और ये भी जानती हूँ कि मेरे आने से पहले ही दिन से तुम इसी प्रयास में थे कि मैं घर कब छोड़ जाऊँ, इसलिए बात बात पर मेरा अपमान करते रहे, वरना इतना बुरा बोलना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। ये मैंने पहले दिन ही तुम्हारा चेहरा देखकर ही पढ़ लिया था। तुम अपने लक्ष्य में सफल हुए। खैर, मुझे कोई शिकायत नहीं। ईश्वर ने पति सेवक का भले ही कुछ दिनों के लिए ही सही जो मौका दिया, उसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ। शेष जीवन इन्हीं दिनों की याद करके गुजार दूंगी। पत्र लिखने का कारण शिकायत करना नहीं है, बस अपनी सफाई देना चाहती हूँ। हालांकि झूठ को झूठ साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, और न ही मुझे ऐसी आदत है। उस दिन रात को मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारा प्यार पाने की इच्छा में नहीं आई थी। अपने पति का प्यार पाने की सोचने की भी गलती नहीं कर सकती। दरअसल उस दिन मैं रसोई में काम करते गिर गई थी और बहुत चोट आई थी। दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए दवाइयाँ लेने तुम्हारे कमरे में आ गई। ये सोचकर तुम्हें जगाया नहीं कि दिन भर के थके हो, अकारण नींद क्यों खराब करूं। दवाई का बैग तुम्हारी तकिया के नीचे था, इसलिए स्वयं निकालने की कोशिश करते ही गलती कर बैठी। नहीं जानती थी कि पति के बिस्तर पर हाथ रखना भी एक पत्नी के लिए इतना बड़ा अपराध हो सकता है। तुम्हारी किसी बात का इतने दिनों में बुरा नहीं माना, लेकिन अपने चरित्र के विरुद्ध कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकती, इसलिए जा रही हूँ। गोपाल को बुला भेजा है और उसे सारी बातें समझा दी है। वे मुझसे भी बेहतर तुम्हारा ख्याल रखेगा। जानकी पत्र पढ़ते पढ़ते अजीत की आंखों से अश्रुधारा बह निकले। शायद ये पश्चाताप के आंसू थे। नहीं, अब जानकी को वो और वनवास नहीं देंगे, और जब जानकी जैसी पत्नी हो तो जयश्री से पुनः विवाह करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस बार वो स्वयं जाएंगे जानकी को लेने, पूरे जीवन भर अपने पास रखने के लिए। उसे शेष जीवन में पत्नी का वो सारा मान सम्मान देंगे जिसकी वह अधिकारिणी है। आज उन्हें पहली बार जानकी की अहमियत समझ में आ रही थी, और विवाह की भी। आज वो सोच रहे थे कि सचमुच 7 फेरे का बंधन बहुत मजबूत होता है। हम लाख कोशिश करें, लेकिन ये बंधन नहीं टूटता। ईश्वर ने पत्नी के रूप में उनके लिए जानकी को ही चुना था। उन्होंने सुलभा से विवाह करके ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाने की कोशिश की। शायद इसलिए ईश्वर ने सुलभा को उनसे छीन लिया। हमारे कानून की तरह ईश्वर की अदालत में भी शायद दूसरे विवाह को वैधानिक नहीं माना जाता, लेकिन अब सारी गलतियों को सुधारने का अवसर आ गया है। अगली सुबह उन्होंने जयश्री के परिवार में संदेश भिजवा दिया कि उन्हें विवाह नहीं करना, और स्वयं जानकी को लेने के लिए निकल पड़े। आज जैसी प्रसन्नता उनके चेहरे पर झलक रही थी, वैसी प्रसन्नता और आतुरता सुलभा से विवाह के समय भी उनके चेहरे पर नज़र नहीं आई थी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।